नमस्कार साथियों, मैं राव गुप्ता पॉलिटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग लास्ट टाइम में जो कवर किए हैं वो कवर किए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सारा का सारा पूरा टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, उसके नोट्स बना लिए। आज जो हम लोगों को पॉलिटी में पढ़ना है एक नए टॉपिक की ओर, हमने आपको बता दिया था भाग 1 हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आसानी से आपको समझ में भी आ गया, जिसमें आपको ये भी पता चल गया आर्टिकल 1 से 4 तक का उल्लेख किसमें था, संघ एवं राज्य क्षेत्रों में था। उसी के आधार पर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी अच्छे से समझा। आज जो टॉपिक की बात करने वाले हैं पॉलिटी में, उसके अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में देखते हैं हम लोग क्या है, नागरिकता। नागरिकता नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ठीक है, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। क्लियर हो गई बात। आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। हम भारत में रहते हैं, ठीक है, या हम किसी भी देश के निवासी हैं, तो भारत में नागरिकता के संदर्भ में संविधान में क्या प्रावधान है, क्या कानून बनाए गए हैं, कैसे नागरिकता हम लोग पा सकते हैं, कैसे हम लोग नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, कैसे नागरिकता हमारी समाप्त हो जाती है, सब कुछ आज पूरा का पूरा यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, 2 लेक्चर में पूरा का पूरा नागरिकता आसानी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके मेंस में कि नागरिकता कितने तरीकों से पाई जा सकती है, या नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है, यह नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त होती है। तो सारे तरीकों से प्रश्न आप यहाँ पे हल कर ले जाओगे। तो नागरिकता की सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग। संविधान में इसका उल्लेख जो है, भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक का, यह अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक का किसका उल्लेख है, सिटीजनशिप का, मतलब नागरिकता का उल्लेख है। क्लियर है बात। अब भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो मैं बताना चाहता हूं नागरिकता 2 प्रकार की होती है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। तो जो एकल नागरिकता है वो कहां पे चल रही, जो अगर विश्व में देखा जाए तो वो है ब्रिटेन में। और दोहरी नागरिकता ये कहां पर, तो ये है यूएसए में। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो ये है, ब्रिटेन के समान भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन के समान भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान। बात समझो, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होता है। एकल नागरिकता वो होती है जिसमें जहां पे हम रहते हैं पूरे देश के लिए एक ही सिटीजनशिप पूरे मायने रखती है। जैसे भारत देश के अंदर कई सारे राज्य हैं, हम लोग किसी भी राज्य में रहते हो, यूपी में रहते हो, एमपी में रहते हो, बिहार रहते हो, झारखंड रहते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य हम लोग जाएंगे तब भी हमारी वही फंडामेंटल राइट और पूरे अधिकार वही रहेंगे, और एक देश के अकॉर्डिंग ही हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। नागरिकता जो हमको देश के द्वारा प्रदान है, देश के द्वारा जो नागरिकता है वो सभी जगह भारत का जहां तक का क्षेत्र होगा वहां तक का वही नागरिकता के प्रावधानों माने जाएंगे। लेकिन दोहरी नागरिकता का मतलब क्या, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता चलती थी, तो भारत में एकल नागरिकता अपना ली गई, क्योंकि चाहे आप यूपी से एमपी जाइए तब भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप भारत देश से दूसरे देश जा रहे हैं तब आपको पासपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन आप एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बात। अब यही में हम बताना क्या चाहते हैं आपको, यूएसए में दोहरी नागरिकता मतलब कहने मतलब है, जैसे एक राज्य ले लो अलास्का, एक ले लो आप कैलिफोर्निया। अलास्का से कैलिफोर्निया जाना है, तब भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब है एक अमेरिका की नागरिकता और एक राज्यों की नागरिकता। राज्यों की नियम कानून अलग हैं,
और देश के नियम कानून अलग है। तो इस प्रकार की नागरिकता को दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता में दोनों डिफरेंस आपको बता दिया। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है ये भी आपको पता चल गया। भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप, जो ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई नहीं? आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी बात, अच्छे से दिमाग में फिट हो गई होगी। अब बात समझो ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे आर्टिकल हम 11 बताएंगे। आर्टिकल का तो बाद में उल्लेख करेंगे आसानी से। आर्टिकल 11 बताना जरूरी है क्योंकि अधिनियम यहाँ पे समझेंगे हम लोग। अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग संसद द्वारा नागरिकता के प्रावधान पर कानून या विधि बनाया जाता है। कानून या विधि बनाया जाता है। तो कहने मतलब है जो संसद है वो नागरिकता के प्रावधान या नागरिकता कैसे होगी उस पर जो नियम और कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई बात? अब बात समझिए। इसी जब संसद नागरिकता के प्रावधान पर कानून बनाता है तो संसद ने आर्टिकल 11 का यूज करके एक अधिनियम बनाया था, नागरिकता। उस नियम का इन्होंने जो नाम दिया था नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया सबसे पहले इसी को बनाया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 मतलब 1955 में आया। जो नागरिकता पाने के एक तरह से कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, नागरिकता पाने के जितने भी तरीके हैं वो सब किसके माध्यम से हमें पता चलते हैं? वो सारे के सारे पता चलते हैं हमके किसके माध्यम से? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, उसके बाद संसद द्वारा इस अधिनियम में संशोधन बार बार करते रहा गया। कब कब संशोधन इसमें हुआ? 1986, 1992, 2003 हो गया और 2015 हो गया, सॉरी 2005 और 2015। नागरिकता के प्रावधानों पर जो 1955 में संशोधन किए गए वो कितने किए गए? 86, 92, 3, 5, 15 में संशोधन किया गया। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर होगी। यही संशोधन से अभी बार बार चीजें देखने को मिलेंगी। कहने मतलब जो मूल अधिनियम बनाया गया था 1955 का बनाया गया था। बार बार नागरिकता में जो यहाँ पे कानून बनाए गए ये सन हमने वो लिखे कि मतलब नागरिकता अधिनियम 1986 जब लग जाएगा। कहने का मतलब है मूल अधिनियम तो 1955 है, लेकिन अगर उसमें कोई हमने काट छाट किए मतलब 1986 में कोई नए प्रावधान जोड़े गए तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? नागरिकता अधिनियम 1986 के तहत सारी चीजें आ जाती है। क्लियर हो गई बात? अब बात समझो बहुत ध्यान से। अब यहां पे सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं यहां पे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। भारत के संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके मतलब नागरिकता कितने तरीकों से पाई जा सकती है। तो याद रखिएगा 5 तरीके यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरीके? 5 तरीके हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका कौन सा है? सबसे पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो सबसे पहला बाय बर्थ मतलब जन्म से। फिर जो दूसरा तरीका है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट, वंश परंपरा से। क्लियर हो गई बात? तीसरा जो तरीका है
वो है देसीकरण से, सॉरी पंजीकरण, याद रखिएगा, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गई बात। जो चौथा तरीका है वो है देसीकरण तरीका, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन। सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पांचवा जो तरीका है भूमि अर्जन के द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा। ये 5 तरीके आपको क्या करने हैं, रट के रखने हैं। और भूमि अर्जन के द्वारा जो है बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, और यही 5 तरीकों की चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। ये बिल्कुल आपका ये मान लीजिए लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी का प्रश्न तैयार होगा कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और नागरिकता त्याग करने के तरीकों के बारे में अंतर करें, या उसके बारे में पूरा का पूरा विस्तार से व्याख्या करें। तो सबसे पहला तरीका क्या है, जन्म से। सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, जन्म से, बाय बर्थ। जो नागरिकता हम लोग बाय बर्थ, जन्म से कैसे प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, तो उसको जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कहने का मतलब है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो जन्म से बात बोली गई, जन्म से बात बोली गई, भी बाद में नोट्स में बनवाऊंगा ही, कि कोई भी नागरिक है जिसका जन्म इस तारीख को हुआ हो या इसके बाद भारत देश में जन्म हुआ है, भारत में जन्म हुआ है, उसको जन्म से ही नागरिक भारतीय नागरिक माना जाएगा, उसको जन्म से ही भारतीय नागरिक माना जाएगा। परंतु 2 अपवाद हैं जिसमें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, परंतु 2 अपवाद हैं जिनको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। अपवाद कितने, 2। कौन कौन? एक तो अपवाद है विदेशी राजनयिकों, विदेशी राजनयिकों के पुत्र के साथ, विदेशी राजनयिकों के पुत्र के जन्म अगर होता है तो इसको भारत का नागरिक क्या है, भारत का नागरिक मतलब सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। ये समझाता हूं मैं अच्छे से, ठीक, समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। और याद रखिएगा, शत्रु के अधीन, शत्रु के अधीन, दूसरा पॉइंट, दूसरा अपवाद क्या है, शत्रु के अधीन भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य में जन्म लेने वाले बच्चे को, जन्म लेने वाले बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा, बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब बात समझो बहुत ध्यान से। विदेशी राजनयिकों के पुत्रों के जन्म को भारत, अगर जन्म होता है, उनका बच्चे का जन्म होता है, उसको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जन्म से हमने बताया, जन्म से नागरिकता मिलती है। भारत देश के अंदर जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भी होता है, तो उसको भारतीय नागरिक का दर्जा दिया जाएगा, उसको भारतीय नागरिकता जन्म से ही प्राप्त होगी। लेकिन अपवाद क्या है, विदेशी राजनयिकों मतलब समझते हो, कहते नहीं है भारत में अमेरिका के राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया, तो अमेरिका के, ब्राजील के, स्वीडन के, अर्जेंटीना के विदेशी, ये सारे विदेशी देश है। राजनयिक का मतलब एम्बेसडर, उन जो विदेशी एम्बेसडर हैं, जो भारत में अपनी केवल सेवा दे रहे हैं अपने देश के लिए, अगर उनके बच्चे का जन्म यहीं पर होता है भारत देश में, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जन्म तो हो रहा है,
हमने एक लाइन पढ़ी हुई है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है जन्म से, लेकिन उनको जन्म से नागरिक नहीं माना जाएगा। किस कंडीशन में? दो अपवाद हैं। एक, विदेशी राजनयिकों के पुत्र का अगर जन्म होगा उनको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, और दूसरा अपवाद क्या है? शत्रु के अधीन भारतीय राज्य में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिक नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये भारत देश है और ये भी भारत का क्षेत्र कवर करता है, लेकिन ये अंडर में किसके आ रहा? पाकिस्तान के है, भारत का क्षेत्र, लेकिन पाकिस्तान वहां पर क्या है? अधीन किए हुए। तो यहां पर कोई भी अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह शत्रु के अधीन भूभाग है भारत का, लेकिन अधीन, उस पर क्या है? अधिकार किए हुए। तो हमने दो ही अपवाद इसीलिए बता दिए, जन्म से में दो अपवाद में, कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बाकी संविधान के लागू होने की तिथि या उसके बाद जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय को नागरिक माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? जन्म से उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया से, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात समझो बहुत ध्यान से। इस प्रकार जो ये नियम था नागरिकता प्राप्त करने का, तो ये इसका बहुत दुरुपयोग हुआ, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में बहुत सारे घुसपैठिया घुस आते थे और कागज का प्रूफ दे देते थे कि हमारा जन्म भारत देश में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, ठीक है, या उनकी एज ही नहीं है तो वो अपने आप को दिखा देते थे हम भारत नागरिक। जैसे घुसपैठिया चीन से आ गए, बांग्लादेश के आ गए, म्यांमार से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इसका दुरुपयोग होने की वजह से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन जो हुआ वो क्या आया? नागरिक संशोधन 1986 आया। नागरिक संशोधन 1986 लाया गया। इसमें एक बात बोली गई कि भारत के भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक तो माना जाएगा, परंतु उसके लिए 1986 तक ऐसे ही चलता रहा। 1986 में संशोधन कर दिया गया और यह संशोधन नागरिक संशोधन नियम में किया गया। 1955 मूल नागरिकता है, 1986 में जब संशोधन किया गया इसमें बात कह दी गई कि जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता, माता ऑब्लिक का मतलब अथवा माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का निवासी हो। कहने का मतलब है कि इस संशोधन के तहत बात जोड़ दी गई कि भारत में जन्म लेने वाले भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, माता पिता भारत का माता अथवा पिता को भारत का नागरिक होना आवश्यक होगा इस संशोधन। तो ये होती है पूरी की पूरी बात किसकी? ये होती है पूरी की पूरी बात किसकी? जन्म से। ठीक है, जन्म से। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात। अब बात यहीं पे करते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे वंश परंपरा, मतलब बाई डेसेंट से। क्लियर है बात? क्लियर है बात। अब बात समझो वंश परंपरा से। तो दूसरे नंबर देखते हैं कैसे मिलती है नागरिकता। वंश परंपरा से। बाई डिसेंट। वंश परंपरा का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे बाबा भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे पिताजी भी हो गए और हम भी हो गए, क्योंकि एक वंश चला आ रहा है। ठीक है, वंशानुगत हो रहा है। तो कहने मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उनके पुत्रों को भारत का नागरिक क्या है समझा जाएगा।
भारत का नागरिक क्या होगा, समझा जाएगा। परंतु उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा तो जाएगा, लेकिन माता या पिता में से किसी को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, तभी उसको वंश या परंपरा के आधार पर समझा जाएगा। माता अथवा पिता में समझा जाएगा कि माता या पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो वंश बनी रही है, सिंपल सी बात है। वंशानुगत के आधार पर दे दिया जाएगा कि उनके पुत्र भी भारत का नागरिक होगा, ठीक है। लेकिन पहले माता अगर भारत की हैं और बेटा भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पहले उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। पहले आवश्यक था केवल पिता भारत के नागरिक हो तभी उसको मिलती थी नागरिकता। लेकिन अगर किसी भी पुत्र की माता भारत की नागरिक है, किसी भी पुत्र की माता भारत की नागरिक है, तो इसको आधार क्या बनाया गया, माता अगर भारत की नागरिक है तो इस आधार मतलब माता के आधार पे इस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाए, ये संशोधन के माध्यम से ही आया। कौन सा संशोधन, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। कहना यह चाहता हूं कि पहले व्यक्ति कोई किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी या संविधान 1950 या संविधान के लागू होने को या होने के बाद किसी व्यक्ति का जन्म है और माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसको क्या है, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। लेकिन पहले पिता ही बेस होते थे, ठीक है। लेकिन 1992 के तहत बात कह दी गई कि माता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को, पिता मान लो विदेशी हैं और माता देश की हैं, भारत की हैं, ठीक है, तो पहले व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलती थी भारत की। लेकिन 1992 के तहत बात कह दी गई कि माता अगर भारतीय हैं तो उसके पुत्र को भी नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। इतनी बात उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, क्लियर बात। और ये बात कहाँ पे आएगी, सिंपल सी बात, जब माता जी आपकी देश की होंगी तो रह कहाँ रही होंगी, रह कहाँ रही होंगी, बाहर, रह कहाँ रही होंगी, बाहर, ठीक है। हस्बैंड सज मोस्टली बाहर रह रहे होंगे, विदेश में रह रही होंगी। तो विदेश में मान लीजिए आपका जन्म हुआ हो, अब माता जी आपकी भारत की हो तो आपको भारत की नागरिकता चाहिए हो, तो पहले नहीं मिलती थी। लेकिन 1992 में नियम संशोधन नियम कह दिया गया कि अगर माता भारतीय हैं तो पुत्र को भी क्या है, पुत्र को भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, नागरिकता संशोधन नियम 1992 के तहत। इतनी बात क्लियर हो गई, तो वंश परंपरा भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हम लोग पंजीकरण के द्वारा। तीसरा तरीका क्या है नागरिकता प्राप्त करने का, पंजीकरण, मतलब बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। क्लियर है बात। पंजीकरण का मतलब क्या है, हम भारत देश आ तो गए, बाहर विदेश से भारत देश में आ गए। मान लीजिए हम विदेशी हैं लेकिन हमारा जन्म न भारत में हुआ है न माता पिता हमारे भारत के हैं, तो और क्या तरीका हो सकते हैं, तो तरीका यही है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराना कैसे पड़ेगा, तो बात समझो बहुत ध्यान से। भारत की नागरिकता का आवेदन भारत की नागरिकता का आवेदन करने के लिए कम से कम 6 माह पहले से भारत में रह रहे हूं। कहने का मतलब है अगर हमको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि आवेदन करने के लिए कम से कम 6 माह पहले से हम यहाँ पे रह रहे हूँ। कहाँ पे, भारत देश में। कहने का मतलब जैसे अक्टूबर माह चल रहा, जैसे मान लीजिए जनवरी चल रहा, जनवरी में हम आ गए विदेश,
तो जनवरी से लेकर जून तक का हम रहेंगे, जुलाई में हम अप्लाई कर पाएंगे कि हमको रजिस्ट्रेशन, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मतलब कि पंजीकरण के माध्यम से हमें क्या हो, पंजीकरण के माध्यम से हमें भारत की नागरिकता मिल जाए। तो उसके लिए कम से कम 6 माह पहले से हम यहाँ रह रहे हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 माह पहले था। अब कम से कम कितने साल व्यक्ति को रहना पड़ेगा देश में? अब रहना पड़ेगा 5 वर्ष। 5 वर्ष अगर आप नहीं रहे हैं तो आप भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया पंजीकरण का। क्लियर हो गई बात? अगर विदेशी हैं तो आप दूसरा पॉइंट समझना बहुत ध्यान से, दूसरा पॉइंट समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पंजीकरण कब कर सकते हैं? ये तो हो गई कंडीशन, पंजीकरण के माध्यम से। कंडीशन क्या है? पंजीकरण कब कर सकते हैं? यदि, एक तो कंडीशन ये हो गई, यदि भारत में जन्म हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो और दूसरे देश में निवास कर रहे हो, और दूसरे देश में निवास कर रहे हो। दूसरी बात ये हो गई, कहने का मतलब है भारत में जन्म हो गया, उसके बाद हम विदेश चले गए, लेकिन यहाँ की नागरिकता हमें नहीं मिली, मम्मी पापा हमें लेके चले गए, लेकिन तब भी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात समझो बात ध्यान से। और किसको मिल सकती है पंजीकरण के द्वारा? विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कब? उसने भारतीय पुरुष से विवाह किया हो, भारतीय पुरुष से विवाह किया हो। क्लियर हो गई बात? ये हो गए 3 पॉइंट। 3 पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो गई बात? आ गई बात समझ में? अब बात समझो, विदेशों में जितने भी भारतीय नागरिक होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं, उनके अवयस्क बच्चे, मतलब माइनर, एक तरह से कह सकते हो नाबालिग, अवयस्क बच्चे को नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से दी जा सकती है। क्लियर हो गई बात? 4 पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात समझो, अगला तरीका क्या है नागरिकता पाने का? अगला तरीका है देशीकरण। 4 नंबर में क्या है? देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन। क्लियर बात? देशीकरण क्या होगा? देशीकरण का मतलब है यहाँ पे कोई व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, कहने का मतलब है, बहुत ध्यान से बात समझो, देशीकरण नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति बालिग है 18, कोई विदेशी व्यक्ति होगा, ये किसके लिए लागू होती है? विदेशी व्यक्ति के लिए। कोई विदेशी व्यक्ति है जो वयस्क है, मतलब 18 साल से ऊपर है, उसको पहली तो कंडीशन ये, कोई विदेशी व्यक्ति वयस्क बालिग होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद वो जिस देश का निवासी हो, अपने देश की नागरिकता को क्या किया हो? अपने देश की नागरिकता को त्याग कर दिया हो, नागरिकता का त्याग कर दिया हो। किसने? कोई विदेशी व्यक्ति जो बालिग हो, अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दे और भारत सरकार को इसकी सूचना दे दें। भारत की जो सरकार होती है उसको सूचना देनी पड़ती है देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण तो आपको इतनी बात समझ में, अपने देश की नागरिकता का त्याग भी कर देगा। उसके बाद कंडीशन क्या होती है? देशीकरण एक तरह से कह सकते हो भैया,
हमको नेचुरलाइजेशन की तरह सर्टिफिकेट दे के हमको नागरिकता प्रदान कर दीजिए। उसके लिए आवेदन करता है व्यक्ति। अब आवेदन करता है किसके लिए? भारतीय नागरिकता का। जब आवेदन करता है तो आवेदन करने से पहले ही लगभग 1 वर्ष, कहने मतलब जब हम अप्लाई करेंगे भारतीय नागरिकता के लिए तो 1 वर्ष पहले भारत में रह चुके हूं, भारत में लगातार रह रहे हूं, भारत में लगातार रह रहे हूं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब यहां बात समझो, 1 वर्ष लगातार रह रहे हूं आवेदन करने से पहले, और कुल 7 वर्ष भारत में रह चुके हूं, और कुल मतलब ये सारी कंडीशनें हैं। एक तो जब हम भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे देशीकरण मेथड से, तो जब अप्लाई हम करेंगे तो उसके लिए जो अप्लाई फॉर्म हम करेंगे इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए, उसके लगभग 1 साल पहले तक का हम कंटिन्यू रह रहे हूँ। जैसे 2020 दिसंबर में हम अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात, दिसंबर 2019 से कंटिन्यू रह रहे हो, एक कंडीशन ही हो गई। और टोटल 7 साल भारत में निवास कर चुके हो। अगर अवधि देखा जाए तो टोटल कुल 7 वर्ष भारत में निवास कर चुके हूं या रह चुके हूं। ठीक है, अब ये बात समझो आगे। एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन क्या है? भारत की संविधान में उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान हो, तब उसको देशीकरण का प्रमाण पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग अंतिम 5वें प्रकार के, जो भूमि अर्जन द्वारा अब भूमि अर्जन यहां पर क्या है? भूमि अर्जन तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भारत सरकार किसी, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा मान लो भारत में शामिल करना हो, भारत सरकार द्वारा किसी विदेशी भूभाग को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया हो, नाम से क्लियर होगा, भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया हो। जैसे ही भारतीय भूभाग को भारतीय क्षेत्र में शामिल करेगा विदेशी क्षेत्र, वहां पर निवास करने वाले जितने भी नागरिक होंगे उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। व्यक्तियों को स्वतः ही नागरिकता प्रदान हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार तो यहां पे लिख लो, भारत सरकार द्वारा ठीक है, किसी नए भूभाग को अर्जित कर, किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। तो यहां पर निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गई बात? भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये 5 तरीके हमने बताए नागरिकता प्राप्त करने के। ठीक है, यहां पर हम लोग इतना पढ़ेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नागरिकता जो त्यागने के तरीके, नागरिकता का अंत कैसे होता है। फिर वहां पढ़ेंगे हम लोग नागरिकता से संबंधित सारे उपबंध, सारे आर्टिकल पढ़ेंगे और